चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते क्या है वो हम लोगों ने कल डिस्कस कर ही लिया था। सर्कुलेशन, मेरे को जो फूड है वो हमारा पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर उसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए मेरे को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे को क्या चाहिए, एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो मेरी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। मेरी बॉडी के हर एक कॉर्नर में जो पार्ट चीज प्रेजेंट है वो है हमारा ब्लड। ठीक है, यहाँ पे ब्लड का पूरा सर्कुलेशन पढ़ना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी हाईलाइट करना अपनी, कि ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड। सबसे कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड है किसके अंदर, आपके हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, एंड लिम्फ क्या होता है, ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। मतलब लिम्फ क्या करता है, कुछ सब्सटेंसेस जैसे हॉर्मोन्स वगैरह हो गए और इस टाइप के सब्सटेंसेस को ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ब्लड का काम होगा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ब्लड क्या होता है, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर आपका फ्लूइड होता है, प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके आरबीसीज आ जाएंगे, डब्ल्यूबीसीज आ जाएंगे, प्लेटलेट्स आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो वन बाय वन करके हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स हमें क्या क्या बताते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर पहली चीज आप लोगों को ये याद रखना है, प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का कितने परसेंट कंपोनेंट है, कितना परसेंट है, 55% है। और ये तो पूरे ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर क्या है, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर है और 8 से 10%, 6 से 8% मेरे पास प्रोटीन है। प्रोटीन में 3 मेन टाइप के प्रोटीन्स है, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। याद रखना, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन, तीनों के फंक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्लाज्मा के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए हमारे पास, कि इसके अंदर ये 55% होता है ब्लड का, एक फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। इसको याद रखने की ट्रिक होती है जीएफए, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन। ये हो गया। अब प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट वाटर था, 90 से 90। कितना परसेंट प्रोटीन था, 6 से 8%। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या थे, मैम प्लाज्मा और क्या कहते हैं, वाटर और क्या कहते हैं, प्लाज्मा फ्लूइड मैट्रिक्स में था और आपका प्रोटीन्स एलिमेंट। अब यहाँ पे जो मेरे पास फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, भाई इसका फंक्शन क्या होता है, इसका रोल क्या होता है। फाइब्रिनोजन जो होता है वो आपका ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ये पूरा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ब्लड क्लोटिंग होती कैसे है। ग्लोब्यूलिन का काम होता है ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, या फिर ऐसे याद रखना इम्यून सिस्टम की तरह वर्क करता है हमारे बॉडी में। एल्ब्यूमिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखता है। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, ग्लोब्यूलिन क्या करता है, एल्ब्यूमिन क्या करता है। फिर इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी होते हैं। कौन कौन से हो गए, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट होते हैं और ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर प्रेजेंट इन ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। प्लाज्मा विदाउट द, अब हाईलाइट करने वाली लाइन आ गई है, विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर, मतलब अगर मेरे प्लाज्मा के अंदर से मैं कौन सा फैक्टर हटा दूं, फाइब्रिनोजन हटा दूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगी फिर, सीरम। और ये जो फाइब्रिनोजन है ना, ये फाइब्रिनोजन कैसी फॉर्म है, एक्टिव या इनएक्टिव, मैम इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में हम कन्वर्ट कराएंगे तब वो क्लोटिंग फैक्टर की तरह वर्क करेगा। अगर सपोज करो ये मेरा फाइब्रिनोजन ना हो के फाइब्रिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता हमेशा बॉडी में, तो मेरी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो कैसा हो जाता, मतलब पूरा का पूरा ब्लड। तो इसलिए इसको हमें जरूरी है कि भाई इसको किस फॉर्म में रखेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में रखेंगे। यहाँ तक सबको याद, फाइब्रिनोजन का काम ब्लड क्लोटिंग में, ग्लोबुलिन का काम डिफेंस मैकेनिज्म में, एल्ब्यूमिन का काम ऑस्मोटिक बैलेंस में। फाइब्रिनोजन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। अगर मैं अपने प्लाज्मा के अंदर से क्लोटिंग फैक्टर सब हटा देती हूँ तो मेरा बन जाएगा वो, प्लाज्मा को हम बोलेंगे सिरम। डन।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. हम लोगों ने प्लाज्मा वाला कंपोनेंट पूरा याद कर लिया। इसके बाद मेरे पास आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मेरे पास 3 चीजें आएंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और Platelets. प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम लोग याद रखते हैं कि भाई मेरे पास जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, ई न्यूक्लिएट होती है। ई न्यूक्लिएट मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस उसके अंदर क्यों नहीं होता? बिकॉज आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। तो हमने क्या किया भाई, आरबीसी को सिर्फ एक ही काम पकड़ा दिया कि तुम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करो सिर्फ और सिर्फ। तो अब वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाए, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं उन सबको रिमूव कराना पड़ेगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, इसलिए ma'am. हमने आरबीसी को इन्यूक्लिएट बनाया और उसके अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थी उन सबको हटा दिया। इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में कि जब मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी चल रही थी तो उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी में कौन सा सेल यूज किया था? आरबीसी ही यूज किया था, है ना। कहीं कहीं पे आप ये पढ़ते हैं आरबीसी को रेड ब्लड सेल ना बोल के रेड ब्लड कॉर्पसल बोल देते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉर्पसल इसीलिए बोलते हैं बिकॉज एक प्रॉपर सेल वो सेल होती है जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए कहीं कहीं पे बुक्स में इसको कॉर्पसल्स भी लिखा रहता है। डन। Yes, ma'am. कॉर्पस का मतलब क्या होता है? कॉर्पसल्स मतलब ऐसी, अगर हम सेल के अंदर से हमारा न्यूक्लियस वाला पार्ट हटा देते हैं, मतलब सेल की डिवीजन वाली कैपेबिलिटी को हटा देते हैं, तो उसको कॉर्पसल बोल देते हैं, डिवीजन कैपेबिलिटी। बिकॉज न्यूक्लियस नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। और आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज। 120 days. मैम ऐसे तो डब्ल्यूबीसी को भी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स कह सकते हैं, तो डब्ल्यूबीसी को भी हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स बोल देते हैं, लेकिन मेनली हम लोग आरबीसी को बोलते हैं। जो Okay. कॉर्पसल टर्म यूज किया जाता है वो आरबीसी के लिए यूज किया जाता है, डब्ल्यूबीसी के लिए नहीं। अब जैसे मेरा प्लाज्मा था, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर था और बाकी हमारे पास प्रोटीन था। अब मेरे पास फॉर्म्ड एलिमेंट है और प्लाज्मा पूरे ब्लड का कितना परसेंट कंपोनेंट था? मैम 55%। 45% मेरे पास क्या है उसमें ब्लड के अंदर? फॉर्म्ड एलिमेंट। 65%, मतलब 50% से ज्यादा हमारे पास प्लाज्मा है, 50% से कम हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। आरबीसीज क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट सेल्स होता है ब्लड के अंदर। आरबीसी का काउंट याद रखना है। अगर मैं एक एडल्ट और हेल्दी ह्यूमन की बात करूंगी तो उसके अंदर जो आरबीसी है वो 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी होनी ही होनी चाहिए। ठीक है। आरबीसी कहाँ पे बनती है? आपके रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? Femur. मैम फीमेल के पास। लॉन्गेस्ट बोन के पास होता है ना रेड बोन मैरो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लोग प्रोसेस पढ़ा था उसमें स्केलेटल सिस्टम वाले में, रेड बोन मैरो हो गया और एक येलो बोन मैरो भी था वहां पे, है ना। Yes, ma'am. याद रखते हैं। तो हमारा आरबीसी रेड बोन मैरो के अंदर बनता है। आरबीसी जो होता है वो डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है, ये तो हमें याद रहता है। इसके साथ साथ हमें इसकी शेप और याद रखनी पड़ती है। शेप कैसी होती है? बाइकॉनकेव इन शेप होती है, लेकिन इसकी शेप कभी कभी चेंज हो जाती है। एक शेप पढ़ते हैं हम, चेंज शेप कौन सी? सिकल सेल एनीमिया डिसीज को हम लोग बोल देते हैं। क्यों होता है वो सिकल सेल एनीमिया? म्यूटेशन की वजह से। ग्लूटामिक एसिड बेलाइन से रिप्लेस एक सेकंड, प्रकाश हमको बताएंगे सिकल सेल एनीमिया, जल्दी से 1 मिनट में आंसर करना है। मैम ग्लूटामिन वेलेल की जगह ग्लूटेनिन लग जाता है उसमें 6th पोजीशन पे उसकी ग्लूटामिन। वैलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड लग जाता है एट 6th पोजीशन, जिसकी वजह से मेरी जो आरबीसी होती है उसकी जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव से सिकल सेल हो जाती है। अब उसकी शेप चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी वहां पे कम हो जाती है हमारी, है ना। तो इस टाइप का ब्लड डिसऑर्डर है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? 1 मिनट पर मैम क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव। एक हम क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर भी पढ़ते हैं, वो क्या होता है? थैलेसीमिया। हीमोफीलिया क्या था? मैम वो हीमोफीलिया ही था शायद। मैम क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हीमोफीलिया क्या था फिर? क्लॉटिंग नहीं हो पाती है उसमें। ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता। हो जाती है ब्लड की। यस प्रणव बताओ।
मैम उसमें तो ग्लूमेटिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है ना। किसकी बात कर रहे हो, हीमोफीलिया सिकल सेल? मैम सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का। मनोज, प्रणव ने सही बताया। आशुतोष? यस मैम, यस मैम। आशुतोष, आंचल, रीतु, यस मैम, सही बताया। ग्लूटामिक की जगह वेलाइन रिप्लेस हो जाता है 6th पोजीशन। 6th पोजीशन पे। दिस इज नॉन एज हीमोफीलिया। सिकल सेल। हीमोफीलिया क्या है फिर? मैम हेमोफीलिया हीमोफीलिया तो मैम हमारे पास विक्टोरिया blood फैमिली वाली है क्या? factor होता है ना, वो मैम हो जाता है, विक्टोरिया फैमिली में loss हो जो थी। जाता है। मैम इसमें हमारा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से ना ब्लड क्लोट नहीं हो पाता। छोटा सा ही ना ब्रेक लगता है ना, तो ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो होता है। यस मैम। एग्जैक्टली। तो ये तीन चीजें हैं देखो ब्लड से रिगार्डिंग। जब भी हम ब्लड का टॉपिक पढ़ेंगे, हम सिकल सेल एनीमिया रिवाइज करेंगे, हम हीमोफीलिया रिवाइज करेंगे, और एक और थैलेसीमिया रिवाइज करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइम जब हम Yes, चैप्टर को पढ़ेंगे, हम उन चीजों को रिलेट करेंगे यहाँ पे, जब हम नीट के लिए प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो अपनी बुक्स के साइड में ही लिख लेना तीनों डिसीज। सिकल सेल एनीमिया, सिर्फ नाम मत लिखना, पूरा डिटेल लिखना है यहाँ पे, डिटेल पूरा। ठीक है? हीमोफीलिया और थैलेसीमिया। और कौन सा क्वालिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है, कौन सा क्वांटिटेटिव ब्लड डिसऑर्डर है, ये भी आप लोगों की नोटबुक में लिखा होना चाहिए, एनसीईआरटी में। अब आता है कि भाई आपका आरबीसी है। आरबीसी किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काउंट कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम होना चाहिए एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये तो हम लोगों को बताइए, हाईलाइट मत करना। नेक्स्ट हाईलाइट हम लोगों को करना है, लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। आरबीसी 120 डेज तक अपनी लाइफ मजे से जिएगी। उसके बाद जो उसकी डेथ हो जाएगी, तो डिस्ट्रॉय किसके अंदर होगी जाके? स्प्लीन में। स्प्लिन के अंदर। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है? मैम सेकेंडरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर जो हमारे लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनकी पॉलीप्रेशन और डिफरेंशिएशन होती है, और सेकेंडरी के अंदर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं जाके। सही बोला आंचल इन्होंने? यस मैम। आंचल नहीं है क्लास में? आंचल चौहान, आशुतोष भी बड़ा शांत है क्लास में। यस मैम, सही हुआ। सही बोला ना? अब इससे मुझे एक और चीज याद आ रही है कि अगर राधिका ने बोला कि भाई जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है, उसके अंदर प्रोलिफेरेशन और मैच्योरेशन होता है हमारे लिम्फोसाइट्स का। प्रोलिफेरेशन और मैच्योरेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? और अगर वो एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या, कौन सी डिसीज हमारी बॉडी के अंदर हो सकती है? सब कुछ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं जा रहे हैं हम लोग। बताओ जल्दी से, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आपकी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन प्रोलिफेरेशन? यस अर्शिता बताओ। मैम एडीए एंजाइम याद है? वो 4 ईयर ओल्ड गर्ल हाँ मैम, एडिनोसाइन यस मैम। एडीए। तो याद क्यों नहीं आया फिर पहले जब पूछ रही थी क्वेश्चन? इट मीन सारे मैम चैप्टर कंफ्यूजन है सारे चैप्टर रिवाइज नहीं है, मैम। कंफ्यूजन नहीं है। इवन ये चीज तो पता है, देखो क्या आना चाहिए, आप जब इस टॉपिक को पढ़ो ना, आपके माइंड में खुद से ही आना चाहिए। मेरे माइंड में क्यों आ रहे हैं क्वेश्चंस? मैं भी आप लोगों के साथ ही पढ़ रही हूँ चैप्टर अभी, क्योंकि मैंने वो बाकी वाले चैप्टर्स रिवाइज है मेरे सारे। आप लोगों के रिवाइज होते, आपके माइंड में खुद आता कि भाई राधिका ने प्रोलिफेरेशन और मैच्योरेशन बोला प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का, तो मेरे को पता है कि भाई प्रोलिफेरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? एडीए एंजाइम। और अगर एडीए नहीं होता तो बॉडी के अंदर कौन सी डिसीज हो जाती है? सीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके अंदर हमारा जीरो इम्यून सिस्टम बन जाता है। तो फिर हमें उसको जीन थेरेपी देनी पड़ती है। 1990 में जीन थेरेपी, जिसके अंदर रेट्रोवायरस हम यूज करते हैं। यस मैम। ठीक है? और अगर हम उस ट्रीटमेंट को, जहाँ पे हम जीन थेरेपी देते हैं, उसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करते हैं तो परमानेंट बन जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद में टेम्परेरी रहता है। पीरियोडिक ट्रांसफ्यूजन हमको कराना पड़ता है। डन? चलो, तो ये किया हमारा के बारे में। किसी को कोई डाउट यहाँ तक?
की मैच्योरेशन की बात कर रहे थे आप? हम लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे थे क्योंकि हमारा टर्म यहाँ पे है स्प्लीन। तो स्प्लीन से मैंने क्वेश्चन पूछा कि प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्राइमरी है या सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी सेकेंडरी क्या होते हैं। तो राधिका ने बोला कि प्राइमरी मैम वो होता है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन प्रोलिफेरेशन होता है। तो फिर क्वेश्चन आया कि भाई मैचुरेशन और प्रोलिफेरेशन लिम्फोसाइट्स का कौन कराता है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। फिर आता है मेरे पास ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में आता है मेरे पास डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आपके जैसे मेरा पास हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज के पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? रेड। रेड कलर। ठीक है, इसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड होता है। लेकिन जो हमारे पास डब्ल्यूबीसीज होते हैं कलरलेस होते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू द लैक ऑफ हेमोग्लोबिन। बट ये न्यूक्लिएट होते हैं। और आरबीसी का काउंट कितना था? 5 से 5.5 मिलियन। लेकिन इनका काउंट कितना होता है? 6000 से सिर्फ 8000 होता है। जैसे आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज था, इनका लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट होता है। इनके पास दो कैटेगरीज होते हैं डब्ल्यूबीसीज के अंदर, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आते हैं मेरे पास 3 कंपोनेंट। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल, इओसाइनोफिल, वेसोफिल, ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। क्वेश्चन आप लोगों को न्यूट्रोफिल या इओसाइनोफिल टर्म दे देंगे और पूछ लेंगे कि बताओ ये ग्रेनुलोसाइट्स है, ये ग्रेनुलोसाइट है, ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी की साइड में लिख लेना ऐसे डब्ल्यूबीसी, इसको ऐसे टेबल बना के कि ए ग्रैनुलो और आपका ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट कौन कौन से हुए मेरे पास? न्यूट्रोफिल, इओसाइनोफिल, बेसोफिल, और ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स। जो अभी वो लिम्फोसाइट का मैचुरेशन की बात कर रहे थे हम लोग, वो यही लिम्फोसाइट्स है। न्यूट्रोफिल्स कितने होता है? मोस्ट अबंडेंट 60 से 65% पूरे आरबीसी के अंदर यही होता है। कितने? 60 से 65% होता है, ठीक है। बेसोफिल्स जो होता है इनका पास अमाउंट बहुत ज्यादा कम होता है। बेसोफिल्स का कितना होता है? 0.5 से 1% होता है हमारे पास। और इओसाइनोफिल का काउंट 2 से 3%। 2 से 3%। फिर आता है मेरे पास लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का काउंट बता रहे हैं हमको 20 से 25। आगे देखिए। अब देखो एक बार इनके फंक्शंस, एक क्वेश्चन तो देखो यहाँ से पक्का आता है, ऊपर ये वाला जो पार्ट था, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। न्यूट्रोफिल से 100% क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स फेगोसिटिक सेल्स होते हैं। फेगोसिटिक सेल्स मतलब कोई भी आपकी बॉडी के अंदर फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको किल करने का काम करेंगे। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों मिलके, न्यूट्रोफिल्स भी और मोनोसाइट्स भी, तो दोनों का नेचर क्या होगा? फेगोसाइटोसिस करने का नेचर हो गया। मेरे पास जो बेसोफिल है, बेसोफिल का आप काउंट सोच रहे होंगे मैम ये तो बहुत ज्यादा कम है। इसका काउंट इतना ज्यादा कम इसलिए है क्योंकि इन्फ्लामेशन कराता है बॉडी के अंदर, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन से दिखाता है। बेसोफिल क्या सिक्रीट करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसोफिल सिक्रीट करता है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपारिन, ये काम करता है। और इओसाइनोफिल क्या काम करता है? जो ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हो रही है ना इनको रेजिस्ट करता है। जैसे कि बेसोफिल ने तो हिस्टामाइन सिक्रीट कर दिया, आपकी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस हो गई, तो इओसाइनोफिल उस हिस्टामाइन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोड्यूस करता है, हिस्टामाइनेज। कौन सा एंजाइम? हिस्टामाइनेज। मतलब बेसोफिल तो इन्फेक्शन कराता है, इओसाइनोफिल इन्फेक्शन से बचाता है। आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। मैम मैम हमने तो 8 चैप्टर में पढ़ा था कि ना इससे तो जब एलर्जी हो जाती है तो एंटी हिस्टामिन रिलीज वो हम लेते हैं एंटी हिस्टामिन, जिससे हम एलर्जी को रिड्यूस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मैम जब हमारे साइनोफिल खुद ही रिड्यूस कर देते तो हमें एंटी हिस्टामिन लेने की क्या जरूरत होती है? लेकिन एक कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर होता है इसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इओसाइनोफिल हिस्टामाइनेज सिक्रीट करता है, हिस्टामाइनेज। मैम बेसोफिल का फंक्शन समझ नहीं आया? देखो बेटा फिर से समझ लो एक बार, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को प्रीवियस ईयर में, यहाँ से दिखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स का फंक्शन, दोनों का काम है फेगोसाइटोसिस करने का, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। इओसाइनोफिल का काम होता है कि ये इन्फेक्शंस को रेजिस्ट करता है, कि भाई मेरी बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फेक्शंस वगैरह हो रहा है, कहीं भी एलर्जी अगर हो रही है तो एलर्जी के केस में हिस्टामाइनेज सिक्रीट करेगा, डिस्ट्रॉइंग एंजाइम सिक्रीट करेगा।
और बेसोफिल हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपैरिन ये सिक्रीट करता है। जैसे कि सपोज आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे कट लग जाता है, तो कट लग जाता है, वहां का जो पार्ट होता है रेड रेड हो जाता है, वो स्वेलिंग होने लग जाता है, वो सब ये बेसोफिल्स करा। यस मैम, वहाँ ठीक है, वैसोडाइलेटर भी रिलीज होता है। वैसोडाइलेटर, ये सेरोटोनिन वैसोडाइलेटर ही तो है हमारा। यस मैम। याद रहेंगे? किसने पूछा था यस मैम। हाँ, शायद जोया ने पूछा था क्वेश्चन। तो अब जोया को समझ में आ गया होगा कि इनके तीनों के फंक्शंस क्या क्या हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट मेरे पास दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मनोज, बी क्या बताता है मेरे को यहाँ पे, टी क्या बताते हैं? जल्दी से बताओ, फुल फॉर्म बता दो बस, बोलो जल्दी जल्दी से। बी क्या बताता है, टी क्या बताता है? बी फॉर बोन मैरो, टी फॉर थाइमस। लेकिन ये दोनों के दोनों बनते कहाँ हैं? फॉर्मेशन दोनों का बोन मैरो, Bone बोन मैरो में बोन होता मैरो, है। लेकिन बस क्या होता है ना, जो टी वाला लिम्फोसाइट होता है ना, मैचुरेशन होता है। ये मैचुरेशन के लिए आपका थाइमस के अंदर चला जाता है, इसलिए इसका नाम भी हम लोगों ने टी लिम्फोसाइट रख दिया। इतना, दोनों का काम क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्सेज का होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में इनका मैचुरेशन प्रोलिफरेशन होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर जाके अपना फंक्शनिंग दिखाएंगे, इम्यून रिस्पॉन्सेज दिखाएंगे। डन। फिर आता है मेरे पास प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। जैसे आरबीसी को हमने क्या बोला था मनोज? आरबीसी का दूसरा नाम क्या था? मैम रेड ब्लड दूसरा नाम रेड ब्लड कॉर्पसल्स। राधिका नहीं, मनोज बताओ। रेड ब्लड कॉर्पसल्स। बच्चों क्वेश्चन जिससे पूछो Erythrocyte। उसको बताने दिया करो, रेड ताकि ब्लड मुझे पता चल जाए कि वो क्लास में कितना ज्यादा अटेंटिव है। हाँ बताओ। रेड ब्लड कॉर्पसल्स। उसके अलावा कॉमन नेम बता दो। जैसे प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ऐसे ही आरबीसी को क्या बोलते हैं? मैम मैं बताऊं? एक मिनट बेटा, उसको थोड़ा सोचने दो। अच्छा, आरबीसी का काउंट कितना होता है? आरबीसी का काउंट परसेंट 45%। काउंट, आई एम नॉट आस्किंग परसेंटेज, काउंट। सामिया, आरबीसी का काउंट बताओ। 5.5 मैम 5 to 5 to 5.5 5.5 मिलियन। मनोज, क्लास में ध्यान नहीं है ना आपका बिल्कुल भी? अब यहाँ पे तो वो भी नहीं हमारा फैक्टर लगता है कि आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ेगी, तो वो चीजें जो अभी अभी आप लोगों को लर्न करा रही हूँ मैं। यस मैम। इतना करने के बाद भी आपको लगता है आप नीट कर पाओगे? मैं अभी भी आपको सजेशन दे रही हूँ मनोज, नीट का ख्याल छोड़ दो, सीयूटी में आ जाओ, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि नीट के एग्जाम दे भी दोगे ना आप, मुश्किल से 200 मार्क्स आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे। ऑफलाइन टेस्ट दोगे ना, उसमें सबको अपनी रियलिटी पता चल जाएगी कि कौन कहाँ लाई कर रहा है। तो अभी भी ऑप्शन है आप लोगों के पास। नहीं नीट हो रहा है, छोड़ दो, सीयूटी पे आ जाओ, 1 ईयर ड्रॉप ले लेना। लेकिन जिस चीज को कर रहे हो ना, चाहे नीट कर रहे हो, सीयूटी कर रहे हो या एम्स कर रहे हो, उसको एटलीस्ट 100% देके करो अपना। अगर टीचर्स इतना हार्डवर्क कर सकते हैं, तो टीचर्स आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हम 100% दे रहे हो, तो आप लोग 200% दो अपनी साइड से। एक्स्ट्रा करो या ना करो, एटलीस्ट क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहो, ठीक है? हम आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। अगर आपने एनसीईआरटी भी देखा होगा अपने सामने, एटलीस्ट अगर एनसीईआरटी भी ओपन करके बैठे होंगे ना आप, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, साफ शब्द। एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी। एनसीईआरटी नहीं ओपन है ना मनोज आपके सामने? चलो, अब आते हैं हम लोग अपने प्लेटलेट्स पे। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम था हमारा थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का काउंट याद रखना है, नॉर्मली कितना होता है हमारे पास, हाईलाइट करो उसको। 1,50,000 से 3,50,000 प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लोटिंग में। इसके अलावा और किसका इंपॉर्टेंट रोल था क्लोटिंग में? प्लेटलेट्स का नंबर कम होता है, तो इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर क्लोटिंग डिसऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। बॉडी के अंदर से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होने के भी चांसेस हैं। कब होगा ये केस? जब हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाएगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अब हम आते हैं हमारे ब्लड ग्रुप पे। ब्लड ग्रुप में हम लोगों को पता है मेरे पास 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। 4 ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप कितने होते हैं ब्लड ग्रुप के?
छह। छह होता है। मैम हाँ जी। मैम एक तो प्लेटलेट हो गया, अगर उसकी कमी तो सिकल सेल एनीमिया हो जाएगी, क्योंकि अगर वही नहीं होगा तो ब्लड का तो स्टॉप नहीं हो पाएगा। और एक फिब्रिनोजन, अगर मैम फिब्रिनोजन की कमी हो जाएगी तो जब भी हेमोफीलिया हो जाएगा। फिब्रिनोजन एक फैक्टर है जो वो ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिब्रिनोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कहाँ मैम पे? प्लाज्मा में। प्लाज्मा के अंदर वो नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा के मैम वैसे अंदर। भी तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है ना उसमें तो। एक्टिव फॉर्म में होता है, एग्जैक्टली। यहाँ पे जो प्लेटलेट है ना, एग्जैक्टली क्लोटिंग फैक्टर क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये, मतलब ये क्लोटिंग कराता है। कैसे कराता है मैं मैम क्या बाद नहीं, में एक्टिव भी तो जाता है। क्या बोल रहे हो? मैम बाद में उसको एक्टिव भी तो कर दिया जाता है ना। फाइब्रिनोजन को हाँ एक्टिव कर दिया जाता है। मैम लेकिन वो फाइव एक्टिव तभी होगा ना जब कोई कट वगैरह लगेगा, तभी तो वो एक्टिव होगा, ऐसे थोड़ी एक्टिव एग्जैक्टली, हो जब जाएगा। हमारे वहाँ पे कट लगता है ना, जहाँ पे भी जिस टिश्यू के अंदर कट लगता है वो टिश्यू अपने अंदर से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। फिर वो थ्रोम्बोप्लास्टिन मैम कैल्शियम वगैरह रिलीज करके तब फाइब्रिनोजन को एक्टिव कराता है। हाँ जी। मैम प्रोथ्रोम वही है ना, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट। मैम हाँ वही, पहले थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। हमारी बॉडी मैम के उसके अंदर लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? किसके लिए? मैम जो फाइब्रिनोजिन होता है उसका फाइब्रिन में चेंज करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? उसके लिए चाहिए होता है थ्रोम्बिन हमें। ओके मैम। ठीक है, और थ्रोम्बिन को एक्टिवेट कराता है कौन? कैल्शियम। मैम मैम वहाँ पे भी तो एक एंजाइम यूज होता है, प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज भी होता है, लेकिन प्रोथ्रोम्बिनेज भी किस फॉर्म में है? प्रो, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको कैल्शियम एक्टिवेट कराएगा। तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं यहाँ पे कैल्शियम एक्टिवेट कराता है। यस ठीक मैम। है, तो हमारे पास दो चीजें चलती हैं, एक तो हमारे पास जो हमारा फाइब्रिनोजन वाला होता है वो वाली साइकिल चलती है क्लोटिंग के अंदर, और एक हमारी ब्लड प्लेटलेट वाली साइकिल चलती है। दोनों का काम यही होता है, दोनों मेनली जाके कैल्शियम पे ही वर्क करते हैं, फिर वही कैल्शियम आगे जाके सबको एक्टिवेट कराने में हेल्प करता है। एबीओ ब्लड ग्रुप में 4 फिनोटाइप्स है और मेरे पास 6 जीनोटाइप्स हैं। फिर इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है मेरे पास आरएच पॉजिटिव, एक होता है मेरे पास आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। जिसके आरबीसी के ऊपर ये प्रोटीन प्रेजेंट होंगे उसको बोल देंगे आरएच पॉजिटिव, जिसके पास नहीं होंगे उसको बोल देंगे नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे पास आता है ब्लड ग्रुप में जो ये एबी ब्लड ग्रुप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर या यूनिवर्सल एक्सेप्टर? यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ को बोल देंगे हम लोग यूनिवर्सल कोई भी एक्सीडेंटल केस दे देंगे, बिकॉज क्वेश्चंस बहुत थियोरेटिकल इस बार आने वाले हैं। कोई भी एक्सीडेंटल केस दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि भाई बताओ यहाँ पे कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है या फिर कौन ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। तो सिंपली सी ये चीज याद रखना कि ये भी वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सब ब्लड दे देना उसको, सब ले लेगा वो। ओ वाला डोनर है, वो सिर्फ डोनेट कर सकता है, वो ब्लड ले नहीं सकता किसी से। ए बी वाला सबसे एक्सेप्ट कर लेगा, ओ वाला सबको डोनेट कर देगा। रीजन इसके पीछे का क्या होता है? क्योंकि ए बी वाला एक्सेप्टर है, उसकी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं है, ना ए की एंटीबॉडी है ना बी की एंटीबॉडी है, तो उसको ए वाला ब्लड ग्रुप दोगे वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, बी वाला दोगे वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास ए की भी एंटीबॉडी है और बी की भी एंटीबॉडी है, दोनों की एंटीबॉडी है उसके अंदर। तो ना तो हम उसको ए वाला दे सकते, नहीं हम उसको बी वाला। ठीक है, ये चीज याद रखना है आप लोगों को। अब आ जाओ एनसीईआरटी पे। एबीओ ब्लड ग्रुप किसकी वजह से होता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसी। ब्लड ग्रुपिंग किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है? सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन्स, प्रेजेंट है या नहीं है। ए और बी, ए और बी दोनों के दोनों सेम टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर डिफरेंट टाइप्स प्रोड्यूस करते हैं। ओ क्या किसी टाइप की शुगर प्रोड्यूस करता है? नहीं करता। एंड ए बी किसका एग्जाम्पल है? का, है ना। और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जाम्पल? मल्टीपल एलील्स में, बिकॉज यहाँ पे एक कैरेक्टर के लिए मेरे पास 3 एलील्स प्रेजेंट है। सिंपल है।
You probably know that during blood transfusion, any blood cannot be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid problem of clumping या फिर destruction of RBC. ये important line है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि भाई मेरे पास एक O ब्लड ग्रुप वाला था, मैंने उसको A ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा दिया, तो वहां पे मेरे को क्या प्रॉब्लम आएगी? वहां पे मेरे पास आएगी कि भाई उसकी जितनी भी आरबीसीज है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्लम्पिंग हो जाना। ठीक है, मल्टीपल एलील दोबारा बता दीजिए। मल्टीपल एलेलिज्म में मैंने कंसेप्ट बताया कि हमारे पास एक कैरेक्टर है कि भाई ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करना है, एक ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास 3 एलील्स प्रेजेंट है, तो एक कैरेक्टर के लिए अगर 3 एलील्स होता है उसको बोलता है मल्टीपल एलेलिज्म। ओके मैम। क्या ये हुआ हमारे पास कंसेप्ट। ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओ क्या होता है? हमारा डोनर। वो यहीं पे इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है ऐसा। मैम क्लम्पिंग बता दो। क्लम्पिंग का मतलब होता है हमारे आरबीसीज का डिस्ट्रॉय होना, बहुत सारी आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मेरे पास एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस के अंदर केस क्या होता है? यहाँ पे भी आपको केस टाइप के क्वेश्चन दे देंगे। सपोज मेरे पास है मेल RH नेगेटिव, फीमेल है RH पॉजिटिव, इनका फीटस कैसा बना दें? RH नेगेटिव फीटस। फीमेल RH पॉजिटिव है, फीटस RH नेगेटिव है, तो यहाँ पे केस क्या होने वाला है? फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होगी वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी? होगी मैम। होगी। सक्सेसफुल होगी। प्रॉब्लम आएगी किसमें? मैम सेकंड आएगी। सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। सेकेंड प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम क्यों आएगी? बिकॉज फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे क्या होता है, फीटस का जो ब्लड होता है वो मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है कहीं ना कहीं, और वो ब्लड मिक्सअप हो गया तो इसका मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगे RH नेगेटिव के। बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में भी उसका जो फीटस है वो RH नेगेटिव हो गया तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में वो RH पॉजिटिव बन गया तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना? नो मैम। प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नेगेटिव बन गया और फीमेल की बॉडी में नेगेटिव के अगेंस्ट क्या है? एंटीबॉडीज है। तो वो एंटीबॉडीज RH नेगेटिव वाले फीटस को ग्रो नहीं करने देंगे, जैसे ही वो ग्रो करेगा उसको किल कर देंगे। ये केस होता है। तो डॉक्टर ऐसे केस में क्या करता है? एंटी RH का मतलब जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको किल करने के इंजेक्शंस वगैरह लगा देता है, ताकि जो एंटीबॉडीज वो बनी है ना वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाए ऐसे केसेस में। ठीक है? एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू भी पास ऑन हो जाती हैं। एंटीबॉडीज हमारे प्लेसेंटा के थ्रू पास ऑन नहीं होती। तो मैम एंटीबॉडीज हाँ पास नहीं होती वो। तो मैम फीटस की ग्रोथ कैसे इनहिबिट होती है? क्योंकि जो फीटस है ना हमारा पूरा का पूरा कैसा है? RH नेगेटिव है वो, और हमें पता है ब्लड फीमेल का और जो मदर है उनके बीच में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन उनका ब्लड मिक्सअप नहीं होता, कभी भी ब्लड मिक्सअप नहीं होता। आरबीसीज हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को। अच्छा, ब्लड मिक्सअप क्यों नहीं होता मैटरनल और फीटस का? प्लेसेंटा के थ्रू बैरियर हो जाता है एक, क्योंकि दोनों के प्रेशर में डिफरेंस होता है। ब्लड प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से उनका ब्लड जो होता है वो कभी भी मिक्सअप नहीं होगा। लेकिन एंटीबॉडीज जो हैं, एंटीबॉडीज हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे, और वो एंटीबॉडीज अफेक्ट करेंगे ही करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज होंगे जनरली आरबीसी के सरफेस से अटैच रहेंगे और आरबीसी ट्रांसफर होंगे हमारे पूरे, क्योंकि आरबीसी ही ऑक्सीजन लेके जाता है और मदर से फीटस के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड प्रेशर कितना होता है डिफरेंस? ब्लड प्रेशर में अराउंड 23 अराउंड का डिफरेंस होता है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस। सिर्फ आपको केस दे देंगे और उसी के थ्रू आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। सिर्फ ध्यान रखना, अगर मदर और फीटस दोनों RH इनकम्पैटिबल है, मिसमैच कर रहा है दोनों का, प्रॉब्लम आएगी। सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी हमेशा सक्सेसफुल होगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड प्रेगनेंसी अनसक्सेसफुल किस केस में होगी? जब सेकंड प्रेगनेंसी में भी मिसमैच होगा, तब अनसक्सेसफुल होगा। मैम या फीटस यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो सकता है और फीटस को एनीमिया कंडीशन भी हो सकती है, जॉन्डिस भी हो सकता है। तीनों केसेस आएंगे। हाँ बोलो राधिका। मैम इसमें इन्होंने ये बोला कि जो एंटी आरएच एंटीबॉडी दी जाती है सेकंड प्रेगनेंसी से पहले, तो इसमें तो इन्होंने लाइन में लिखा कि इमीडिएटली फर्स्ट बेबी के बॉर्न होने के बाद एग्जैक्टली इमीडिएटली दी जाती है वो। जैसे बेबी बॉर्न हुआ तो बेबी के सारे टेस्ट किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं? सारे टेस्ट करने में पता चलता है, और मदर के भी सारे टेस्ट होते हैं रिपोर्ट्स में, तो उनको मैच करके देखा जाता है, तभी उनको इंजेक्शन प्रोवाइड कराए जाते हैं। और ये केस तब भी हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग में अगर जो मेल होता है और जो फीमेल होता है दोनों एक आरएच पॉजिटिव एक आरएच नेगेटिव है, तो स्टार्टिंग में ही ये चीज बोल दिया जाता है कि जैसे फीटस होगा तो अगर वो आरएच नेगेटिव होगा तो इंजेक्शन लगाएंगे, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो पता चल जाएगी ना। मैम जॉन्डिस क्यों होता है? जॉन्डिस के अंदर क्या होता है हमारा? मैम जॉन्डिस क्यों होता है? अच्छा जॉन्डिस क्यों होता है? जॉन्डिस के अंदर हम लोगों ने सुना है, जॉन्डिस के अंदर क्या होता है आपका, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट हो जाता है। बाइल पिगमेंट कौन कौन से? तो जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो अगर हमारे ब्लड के अंदर उन दोनों पिगमेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तब जॉन्डिस होता है। और जॉन्डिस हमारा किसको इफेक्ट करता है? सबसे ज्यादा हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। मैम लेकिन मैम फिर इसका रिलेशन क्या है? ये रिलेट कैसे है? इसका रिलेशन इसलिए है कि यहाँ पे ना ब्लड से रिगार्डिंग है, और जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं वो भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ पे जॉन्डिस भी हो जाएगा। ओके वो सिर्फ मैम जो मदर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है? नहीं, कुछ या तो पॉजिटिव होगी मदर या नेगेटिव होगी, दोनों नहीं होगी। मैम एक क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था कि मदर अगर पॉजिटिव होगी और फादर नेगेटिव होंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। पॉजिटिव है, फादर नेगेटिव है, मतलब पॉसिबिलिटी है। मदर पॉजिटिव, मदर नेगेटिव है, पॉजिटिव है। देखो अगर मेरे पास केस ये आ जाए कि भाई फादर भी पॉजिटिव है आरएच पॉजिटिव और मदर भी आरएच पॉजिटिव है, तो तब तो वहां पे फीटस होएगा ही नहीं बिल्कुल भी हमारा आरएच नेगेटिव। नो मैम दोनों में से अगर फादर आरएच पॉजिटिव होगा और मदर आरएच नेगेटिव होगा तब होगा ना। अगर आपने बोला फादर क्या है, आरएच मैम आरएच पॉजिटिव है और मदर आरएच नेगेटिव है। आरएच नेगेटिव है, भी हो सकता है। अगर फादर भी आरएच नेगेटिव है तब भी हो सकता है। अगर जो ग्रैंडफादर होता मैम लेकिन मदर का नेगेटिव होना जरूरी है। नहीं, मदर का नेगेटिव होना जरूरी नहीं है इस केस में। मदर पॉजिटिव होगी, मतलब मदर और फीटस दोनों का मिसमैच होना चाहिए बस, अब पॉजिटिव होना ये चाहिए। केस है। हाँ अगर देखो मदर भी Okay. नेगेटिव है और जो फीटस है वो भी नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मदर भी नेगेटिव फीटस भी पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। दोनों में अगर मिसमैच हो रहा है, और आशुतोष जो ग्रैंडफादर वाला बोल रहे हो ना, आरएच जो ये फैक्टर होता है ना आपका, ये ग्रैंडफादर मतलब ये रिसेसिव नहीं होता, ये हमेशा डोमिनेटिंग नहीं होता है। है। ओके चलें क्लॉटिंग वाले फैक्टर पे हम लोग चैप्टर मैम फिनिश ये करते सबसे हैं। ज्यादा किसमें प्रेजेंट होता है? सबसे ज्यादा किसमें मतलब? हमसे आरएच नेगेटिव करेक्टर ज्यादा होता है या आरएच पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा होता है? जैसे एक क्वेश्चन था मैम जिसमें मोर देन 80% करेक्टर जैसे बता रहे थे, उसमें तो 80% से ज्यादा आरएच नेगेटिव होता है या आरएच पॉजिटिव होता है? कहा जाता है कि किसका काउंट ज्यादा है, कौन से प्रोटीन का। किसी की ना ब्लड रिपोर्ट्स देखना कभी, आरएच नेगेटिव की या फिर आरएच मतलब नॉर्मल जो पूरा बॉडी पैनल कराता है ना उसकी रिपोर्ट्स आप चेक करना, उसमें आपको आइडिया मिलेगा। सब कुछ लिखा रहता है उसमें, किसकी आरबीसी काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, उसके बाद में न्यूट्रोफिल्स कितना है। वो तो मैम देखा है मैम, जैसे लेकिन होगा किसका मैम? आरएच पॉजिटिव का होगा या आरएच नेगेटिव का होगा मैम? इसमें क्या होता है ना आपका, अगर हमारा दोनों भी प्रेजेंट है तो दोनों में भी होता है कि एक का मेजर अमाउंट में होता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि दोनों प्रेजेंट हो, एक ही प्रेजेंट होता है। मतलब ये प्रोटीन है एक सिर्फ, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसका नंबर कम ज्यादा, एक प्रोटीन है। अगर आरबीसी की सरफेस पे आपका ये प्रोटीन पाया जा रहा है तो वो आरएच पॉजिटिव बन गया, अगर नहीं है उसके सरफेस पे तो आरएच नेगेटिव बन गया।
ओके मैम। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो उसका मतलब उसके आरबीसी के ऊपर आरएच प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो वो आरएच नेगेटिव है बस। और मेजरली जितने भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट है, अभी किसी किसी का है नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ बी या कुछ भी नहीं होगा ना नेगेटिव किसी का भी। पॉजिटिव है, ओ Positive. पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला केस बहुत कम मिलता है, होते हैं लेकिन रेयर होते हैं ये केसेस। चलो, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हम लोगों ने देख लिया, मेरे पास फाइब्रिनोजन होगा और कौन होगा, प्लेटलेट होगा। इसका फंक्शन क्या होता है कोएगुलेशन का? कोएगुलेशन का मेन फंक्शन होता है ये लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, लॉस ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कराएगा। कैसे प्रिवेंट कराएगा? ये क्लोट बना देगा या फिर एक कोएगुलम बना देगा, मेनली ऑफ ए नेटवर्क्स ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिल्स इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड द एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप। मतलब सपोज मेरे को कहीं पे हैंड पे कट लगा, तो कट लगने की वजह से वहां पे क्लोट हो जाता है। तो आखिर वो क्लोट क्या होता है वो बोल देते हैं कि क्लोट क्या होता है, बहुत सारे फाइब्रिल्स जो होता है एक नेटवर्क बना देते हैं। किसका नेटवर्क बनाते हैं? जितना भी मेरा कट लगने की वजह से उस वाले पार्ट में फॉर्म्ड एलिमेंट्स डैमेज हुए हैं, उनका एक नेटवर्क बना देंगे। उस नेटवर्क के थ्रू क्या होगा, सिर्फ वो एक ब्लड को रोकने का काम करेगा कि भाई यहाँ से ब्लड, अभी आपने देखा होगा कभी आपको चोट लग जाती है, होता है ना, फिर हम उसी को रब कर देते हैं या फिर इचिंग वगैरह होते हैं तो वहां पे फिर से ब्लीडिंग होने लग जाती है, फिर 5-10 मिनट में देखते हैं फिर उसके ऊपर क्लोट आ जाता है ना। तो सिर्फ कवरिंग की तरह काम करता है एक क्लोट, जब तक वो पूरी तरीके से हील नहीं हो जाता। फिर एक टाइम आता है अगर वो पूरी तरीके से हील हो जाता है, आप उसको ऊपर से कितना ही स्क्रैच कर लेना, उसके अंदर से ब्लीडिंग नहीं होगी, होता है ना, 2-3 दिन बाद जाके सही हो जाता है। तो इसका मतलब वहां पे आपका हीलिंग हो चुका है। किसका हीलिंग हो चुका है? टिश्यू का हीलिंग हो चुका है। जब तक टिश्यू का हीलिंग नहीं होता तब तक वो वहां पे क्लोट बना के रख देता है। यस मैम। आगे हाईलाइट करो। फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि हमारे पास फाइब्रिन्स प्रेजेंट होता है, उसको जिन्होंने बोला नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन्स। जब फाइब्रिन्स कैसे बनता है? फॉर्म बाय द, जब हम फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कराते हैं, कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रोजन इन द प्लाज्मा, किसकी हेल्प से कराता है? थ्रोम्बिन। तो इसको ना साइड में लिख लो, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कराएंगे फाइब्रिन में, और यही फाइब्रिन एक थ्रेड और नेटवर्क बना लेगा किसका? फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। किसने कन्वर्ट कराया इसको? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन ने। थ्रोम्बिन ने कन्वर्ट कराया। इतनी लाइन क्लियर है? थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। तो मेरा थ्रोम्बिन किससे बना है? थ्रोम्बिन से बना है। और एंजाइम कौन सा होता है जो इसको कैरी आउट कराता है रिएक्शन को? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज, ये मेरे पास एंजाइम है। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय अ सीरीज ऑफ लिंक एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। ये याद रखना है। ये जो यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रहे हैं ना, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, कि पहले प्रोथ्रोम्बिन पे थ्रोम्बोकाइनेज वर्क करेगा, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा देगा, फिर थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, लिंक रिएक्शन टाइप से चल रही है ये, इसको हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, जिसके अंदर बहुत सारे, हाँ जी, कैस्केड का मतलब होता है चेन में अगर कोई चीज चलती है, और मैम उसको बोलते हैं कैस्केड, लिंक में। और एक कैस्केड प्रोटीन अलग होती है। यस मैम, वो तो है। एग्जैक्टली, वो एक प्रोटीन होता है। यहाँ पे प्रोसेस को नाम दिया गया है कि एक लिंक में चल रहा है। अगर सपोज मेरे पास थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो मेरा पूरा क्लोटिंग फैक्टर अफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इन्वॉल्विंग है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, इनएक्टिव स्टेट में है। अब उनको एक्टिव कराना है एंड मेरे को मैकेनिज्म दिखाना है किसका? कोएगुलेशन का। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी इनिशिएट करते हैं कोएगुलेशन। बस नेक्स्ट लाइन ये वाली हाईलाइट कर लो यहाँ पे, बीच में ये सब हटा देना। लास्ट, कैल्शियम आयन जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका क्लोटिंग के अंदर। आयन पूछ लेंगे डायरेक्टली कि भाई आयन बताओ कौन सा आयन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोटिंग में, या फिर रोल प्ले दिखाता है, या फिर इन वाली रिएक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा और इतने क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है?
एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, मतलब जो ब्लड है हमारा वो कैपिलरीज से निकल के टिश्यूज तक जा रहा होता है. सम वाटर अलोंग विद small water soluble substances move out into the space between the cells of the tissues, leaving the larger protein and most of the formed elements in the blood vessels. This fluid released out is called the interstitial fluid या फिर tissue fluid. इसमें सिंपली चीज देखो ऐसे समझना है. ठीक है, ब्लड कैपिलरी ये हो गया. अब ब्लड कैपिलरी के अंदर ऐसे इमेजिन करना छोटे छोटे होल्स होता है, इनके थ्रू आपका, अब ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं. तो इसके अंदर जो बहुत छोटे छोटे साइज के प्रोटीन्स होंगे या फिर जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे स्मॉल साइज के, वो यहाँ से पास ऑन होके बाहर क्या होंगे मेरे पास, टिश्यूज है. ठीक है, तो ये बाहर वाले स्पेस में आ जाता है. कौन से सब्सटेंसेस आ पाएंगे, बहुत छोटे होंगे. बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज के बहुत साइड में जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा उसको ऐसे याद रख लेना. और जो लार्ज साइज के वो सब किसके अंदर रह जाएंगे, कैपिलरी के अंदर ही रह जाएंगे. तो ये जो फ्लूइड बनेगा ना यहाँ पे, इस फ्लूइड को हम आपका लिम्फ बोलते हैं. लिम्फ कुछ नहीं होता, ब्लड के से जब फिल्टर आउट कराता है उसको लिम्फ बोल देता है. मतलब ब्लड को मैंने फिल्टर करा दिया अगर, तो फिल्टर कराने के बाद में जो नीचे मेरा एक्सट्रैक्ट या फिर फिल्ट्रेट बच जाता है उसको लिम्फ बोल दिया. ओके मैम. ठीक है, इसके अंदर भी क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस इसका काम होता है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स अलोंग ऑलवेज अकर्स थ्रू दिस फ्लूइड. मतलब अगर मेरे को ब्लड का और मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह का एक्सचेंज कराना है तो जनरली हम लिम्फ के थ्रू कराते हैं, बिकॉज एक सेल से दूसरी सेल में अगर मेरे को पास ऑन कराना है तो ये याद रखना है आपको. क्वेश्चन सिर्फ एक आएगा, लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है. लिम्फ के अंदर ही हमारे लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट बहुत स्मॉल साइज के होते हैं जो आपके ब्लड से निकल के किसके अंदर आ जाता है, बाहर वाले स्पेस में आ जाता है, और उसी को हम लिम्फ बोल रहे हैं. इसलिए बोल देते हैं लिम्फ और लिम्फोसाइट टर्म्स जनरल. लेकिन अभी हमने ब्लड के अंदर पढ़ा ना कि भाई लिम्फोसाइट तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है नहीं. अब लेकिन ये हमारा लिम्फ के अंदर प्रेजेंट हो जाता है. लिम्फ क्या करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है. इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स और हॉर्मोन्स के लिए इंपॉर्टेंट कैरियर होता है. फैट्स आर एब्सॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लेक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन. लास्ट की जो 4 लाइन है ये इंपॉर्टेंट है बस इसमें. तो जब भी एनसीईआरटी रीड करोगे इन लाइंस को रीड करना, ऊपर वाला पार्ट चाहे छोड़ भी देना. मैम विलाई का जो पोर्शन एब्जॉर्प्शन में मदद करता हो उस पोर्शन को हम लैक्टियल कहते हैं. ये कल वाला वो टर्म याद है, काइलोमाइक्रोन. हाँ मैम वही. ट्राइग्लिसराइड प्लस प्रोटीन. तो काइलोमाइक्रोन मतलब जो फैट की फॉर्म में भी हमारा मिल रहा था ना मेरे को, तो इसी के थ्रू मतलब इसी के थ्रू एब्जॉर्ब होता है जनरली, क्योंकि एक सेल को एब्जॉर्ब कराना है हमें, और सेल के पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास लिम्फ प्रेजेंट है. तो जो हमारा यहाँ पे लेक्टियल सिस्टम बन रहा है या फिर जो लिम्फेटिक सिस्टम बन रहा है, यही हेल्प करता है मेरे को फैट्स को एब्जॉर्ब कराने में. ये याद रखना है. और ये इंटेस्टाइनल विलाई की क्या बात कर रहा है, ये इंटेस्टाइनल विलाई कौन सी होंगी हमारे पास, स्मॉल के अंदर जो एंड वाला पार्ट है विलाई. इसके अलावा विलाइज हमारी जो सेल होती है ना, सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं उसके अंदर भी छोटे छोटे विलाइज प्रेजेंट होते हैं जो फैट का एब्जॉर्प्शन कराएंगे सिर्फ. ये भी आपको याद रखना है. सिर्फ वहां पे टर्म काइलोमाइक्रोन याद रखना, और यहाँ पे लिम्फ के बारे में इतना याद रखना कि जनरली जो हमारा फैट का एब्जॉर्प्शन होता है लेक्टियल सिस्टम के थ्रू होता है. यस मैम. फिर आता है मेरे पास सर्कुलेटरी पाथवे. अब सर्कुलेटरी पाथवे में 2 टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी पाथवे और एक क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे. ओपन का मतलब ये होता है कि भाई मेरे जो टिश्यूज है ना वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएंगे. टिश्यूज डायरेक्टली बाथ इन करेंगे किसके अंदर, ब्लड के अंदर. लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को पास कराने के लिए एक क्लोज नेटवर्क प्रेजेंट होगा, क्लोज नेटवर्क ऑफ सिस्टम प्रेजेंट होगा, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है जनरली, एनालिट्स और आर्थ्रोपोड्स. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम
एनालिड्स, कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोड्स एंड Arthropods और mollusks. एग्जाम्पल याद रखना है। फिशेस के पास कितने चैम्बर हार्ट होता है? 2 चैम्बर हार्ट होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल। एक एट्रियम एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस, सारे एम्फीबियंस एक्सेप्ट कौन? क्रोकोडाइल 3 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर में क्या क्या होता है? 2 एट्रिया होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल वाला तो हम लोगों को बचपन से याद रहता है, ठीक है। फिर क्रोकोडाइल हो गया, बर्ड्स हो गई, मैमल्स हो गई, इन सबके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। फिशेस के अंदर जो हार्ट होता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव करता है। फिशेस के अंदर हार्ट हमेशा सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, इसीलिए हम फिशेस के हार्ट को वीनस हार्ट भी बोलते हैं। याद रहेगा ये चीज। यस और फिशेस के अंदर 2 ही चैम्बर्स है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, तो उसके अंदर सर्कुलेशन भी कैसा होगा? सिंगल सर्कुलेशन होगा। हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट है तो हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन होगा। और जिसके अंदर 3 चैम्बर हार्ट है उसके अंदर क्या होगा फिर? Incomplete circulation में. मैम उससे मिक्सिंग मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों के दोनों वहां पे मिक्स होते हैं 3 चैम्बर हार्ट वाले में। 1 चैम्बर हार्ट में 2 चैम्बर हार्ट में जो हार्ट होता है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड, 3 चैम्बर में मिक्सिंग होता है, 4 चैम्बर में सेपरेटेड रहता है, ठीक है। हाँ जी बोलो। और 3 चैम्बर हार्ट वाले को हम बोल देते हैं भाई इसके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। मैम सिनेयोसिस का मतलब क्या होगा? किसका मतलब? सिनेयोसिस सिनोसिस का मतलब होता है जो मेरा हार्ट, जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं कि जो हमारा क्लोज स्पेस होता है ना जिसके अंदर हमारा ब्लड आता है टिश्यूज के डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट में, कैविटी। तो ओपन स्पेस उसको साइनसिस बोल देते हैं, ओके मैम। ठीक है। चलो इतनी चीजें हमारी क्लियर हो गई, बाकी आप लोग इसको पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब आता है हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम रह गया है बस, फिर कार्डियक साइकिल, देन ईसीजी, डबल सर्कुलेशन। अच्छा ये वाली चीज तो आप लोगों को काफी हद तक याद होगी ना, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो मैंने आप लोगों को पूरा Yes. बना बना के पढ़ाया था, है ना? ग्राफिक से पढ़ा है। याद होगा, ईसीजी भी आप लोगों को याद होगा पूरा। Yes, ma'am. यस मैम। तो अब मैं आप लोगों को इसी को रिवीजन हम लोग कराते हैं। तो रिवीजन किसके पास अच्छे से नोट्स बने हुए हैं? मनोज, नोट्स बना रखे हैं अच्छे से इस चैप्टर के? कौन समझाएगा आज हमको हार्ट? पूरा हार्ट कैसे मैकेनिज्म करता है, जितना आता है उतना बता दो, बट ऐसे वे में बताना कि बाकी लोगों को समझ में आए। मनोज नहीं है क्लास में? मनोज है ना? नैन्सी शर्मा आप बताओ बेटा, अगर क्लास में आ रहे हो ना तो अपने चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करके एंड इस वे में क्लास में बैठा करो कि मैम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए भी बोल सकते हैं। बोला अनामिका। अनामिका आप बताओगे? मैं बता दूं। बताओ। मैम हार्ट जो होता है उसका मेसोडर्मली ओरिजिन होता है, उसके अंदर मतलब कार्डियक सेल्स होते हैं। जो हार्ट जो होता है हमारा कार्डियक सेल से बना होता है। हार्ट के अंदर 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रिया होते हैं। एक सेकंड देखो, एक लाइन बतानी है ना, और बाकी सब बच्चे इसको एग्री करेंगे। अगर वो कहीं पे कुछ गलत बता रहा है तो आप लोग उसको सही करोगे। जैसे उसने बोला कार्डियक सेल, वो कार्डियक सेल नहीं, वो कार्डियक मसल्स होती है, तो आप उसको बीच में करेक्ट भी करोगे, ठीक है। ओके। मैम हार्ट के ना अंदर सेप्टम्स होते हैं जो क्या कहते हैं उसको चैम्बर्स को सेपरेट करते हैं। और क्या कहते हैं हार्ट जो हमारा होता है मैम वो क्या कहते हैं मैम जैसे क्या कहते हैं इसका पूरा सर्कुलेशन मैं बता देता हूँ पहले कि मैम लंग से हमारा क्या कहते हैं पहले लेफ्ट एट्रियम कनेक्टेड होता है। इसके अंदर मैम 3 वॉल भी होती हैं, सेमी कस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल और सेमुलर वॉल। सेमुलर वॉल बीच में होती है और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या कहते हैं बाइकस्पिड वॉल होती है, और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होती है, और बीच में सेमुलर वॉल होती है जो दोनों को सेपरेट करती है। धीरे धीरे बताओ, धीरे धीरे, जैसे खुद रिवाइज करते हैं ना हम, धीरे धीरे ऐसे।
उसके बाद मैम जैसे हमारी पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड लेके आती है, फिर उसमें से उसमें जाती है क्या कहते हैं लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर टिश्यू में, फिर क्या कहते हैं जब टिश्यू से क्या कहते हैं वो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के उसको पल्मोनरी आर्टरी लेके आती है लेफ्ट राइट एट्रियम में, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स में चला जाता है। यही मैम हार्ट का प्रोसेस है पूरा। इसमें मैम 3 वो भी होती हैं क्या कहते हैं, इसके 3 वो है मैम, जैसे पुरकंजी फाइबर्स, एसए नोड, एबी नोड, और एक और था मैम बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ बंडल हिस। मैम इन तीनों के अलग अलग क्या कहते हैं वो है मैम, जैसे क्या कहते हैं जैसे हार्ट का ब्लड प्रेशर होता है, तो इन सब के भी प्रेशर्स थे अलग अलग, मैं वो याद नहीं है इतने अच्छे तरह में से। मदद करता है। और मैम हार्ट का जो क्या कहते हैं कार्डियक का साइकिल होता है वो 0.8 सेकंड्स का होता है। इतना ही पता है मैम बस। सफिशिएंट है। अब मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है, व्हाट इज डेक्स्ट्रोकार्डिया? इसको फिनिश करना है आप लोगों को, सो थोड़ा सा अटेंशन दो। मैम हाँ जी, डेक्स्ट्रोकार्डिया राइट एट्रियम। हार्ट मैम वो जो हार्ट होता है टिल्टेड होता है थोड़ा सा लेफ्ट साइड। किधर डिसऑर्डर साइड? है ये। मैम लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। नॉर्मली लेफ्ट में होता है, लेकिन डेक्स्ट्रोकार्डिया में राइट साइड। साइड में टिल्ट होता है। ये हार्ट है, जैसे ऊपर एट्रिया और नीचे वेंट्रिकल। हार्ट के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? बेस। एट्रियम बोलते हैं मैम। एट्रिया वाले पार्ट को बोलते हैं बेस, और नीचे वेंट्रिकल वाले पार्ट को एपेक्स। एपेक्स बोलते हैं। ये चीज सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था। फिर इसके बाद आता है कि भाई जो हमारा हार्ट होता है वो कैसा होता है? मायोजेनिक। मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब ये होता है कि भाई इसके पास 99% कार्डियक मसल्स फाइबर होती हैं और 1% नोडल टिश्यूज होता है, जो अभी गौरव ने बताया। नोडल टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं। बिना लिखे रिवाइज करा दूं? यस मैम। यस मैम नोट्स आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है। तो 99% कार्डियक मसल्स फाइबर्स होते हैं, 1% नोडल टिश्यूज होते हैं। वो नोडल टिश्यूज 4 टाइप के होते हैं। एसए नोड, एसए की फुल फॉर्म साइनो एट्रियल नोड। एवी नोड, एवी की फुल फॉर्म एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। फिर बंडल ऑफ हिस और देन पुरकिंजी फाइबर। ये हम लोगों को पता है। जैसे ये मेरे पास डायग्राम है, किसी को बच्चों डाउट आएगा ना तो प्लीज साथ ही साथ पूछ लेना। इसको मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए करा रही हूँ बिकॉज लेटेस्टली पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। ये मेरे पास एसए नोड, ये मेरे पास एवी नोड, फिर यहाँ पे आएंगे हमारे पास बंडल ऑफ हिस, फिर ये मेरे पास ऐसे पुरकिंजी फाइबर्स आ जाएंगे। एसए नोड किधर साइड प्रेजेंट है? एसए नोड मेरे को प्रेजेंट है, इधर ही प्रेजेंट होती है मेरी सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा की जस्ट एंट्री की साइड में ये प्रेजेंट है। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है? सुपीरियर वेना कावा सुपीरियर ऊपर की साइड प्रेजेंट है, तो अपर बॉडी के सारे अपर रीजन में से ब्लड को कलेक्ट करेगी। कैसा ब्लड कलेक्ट करेगी? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये इधर से लेके आ रही होगी। ऐसे नीचे इंफीरियर वेना कावा होगी, नीचे से सारा डीऑक्सीजनेटेड। ये मेरा हार्ट का लेफ्ट साइड है, राइट साइड है? राइट इधर लेफ्ट इतना मेरा राइट हैंड हार्ट का लेफ्ट होगा, मेरा लेफ्ट हार्ट का राइट होगा। और राइट में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड आता है। सुपीरियर वेना कावा इधर से ऊपर से लेके आई, इधर से नीचे लेके आई, सारा का सारा। देखो ये नीचे की साइड बनाते जरूर है हम, लेकिन ऐसे पीछे से अटैच होके ना ऊपर एट्रिया से अटैच होता है ये ऐसे। सब कुछ इसके अंदर आ गया। फिर हमारा किसके अंदर आएगा? वेंट्रिकल के अंदर आएगा। अब हमको पता है एक रूम से निकल के दूसरे रूम में जाना है, बीच में डोर तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे जो डोर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या? ट्राइकस है ना। और मेरे लेफ्ट साइड में कैसे होता है? कस्पिड होता है ना, और इसमें ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड का मतलब ऐसे 3 कस्प होता है, और बाइकस्पिड का मतलब ऐसे 2 कस्प होता है। ठीक है, ऐसे चलना है हम लोगों को। फिर मेरे पास हमने पढ़ रही थी भाई, मेरे पास ऐसे नोड है। ऐसे नोड को ही हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, बिकॉज ये मेरे हार्ट का पेस का मतलब होता है स्पीड बना के रखने का काम करेगा। क्यों स्पीड की मेरे को जरूरत है? भाई देखो ब्लड सारा का सारा किसके अंदर आ रहा है? एट्रिया के अंदर आ रहा है। अब एट्रिया को बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगी कि भाई वो सारा का सारा ब्लड किसको दे दे? वेंट्रिकल को दे दे। इतने स्पीड से वो ब्लड को फ्लो कराएगी, उसको बोलेंगे कि भाई इतनी ही वो इम्पल्स जनरेट करेगी। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि भाई वो 70 से 80 पर मिनट इम्पल्स जनरेट करती है। यस
है ना। Yes, लेकिन yes ma'am. इससे नोड की पावर ज्यादा थी। पावर इसकी कितनी थी भाई, वो 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट कर सकती थी। हमने 100 से 70 लेके आए, किसकी वजह से, हमने उसको कंट्रोल किया हुआ एक नर्व के थ्रू। कौन सी नर्व होती है वो, वेगस वेगस नर्व। वेगस नर्व वो नर्व होती है जो हमारी हार्ट की बीट को कंट्रोल करती है। अगर वेगस नर्व को मैंने कट कर दिया तो मेरा जो हार्ट बीट है या फिर जो मेरे कार्डियक इम्पल्स है वो 70 से डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। है समझ इतना। मैम हाँ जी। मैम वेगस नर्व कंट्रोल करता है हार्ट बीट। हाँ, वेगस नर्व जो होता है हमारे रेगुलेशन का काम करता है हार्ट रेट को। हार्ट तो मायोजेनिक इन नेचर होता है, ये तो किसी भी न्यूरॉन से कंट्रोल नहीं होता। हार्ट Impulse रेट को कंट्रोल करता है, मायोजेनिक एग्जैक्टली होता है ये। लेकिन मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक में डिफरेंस क्या होता है। मैम मायोजेनिक होता है जो ना वो जिसमें ना न्यूरॉन से कोई भी वो नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, डिपेंड नहीं होता। डिफरेंस मायोजेनिक का डिफरेंस ये होता है कि भाई मायोजेनिक के अंदर जो आपकी पेसमेकर ऑफ हार्ट है वो हार्ट के इनसाइड प्रेजेंट है। मायोजेनिक का मतलब ये होता है कि भाई उसके जो मॉडिफाइड कार्डियक टिश्यूज है ना उसके हार्ट के अंदर है। न्यूरोजेनिक का मतलब होता है कि उसके जो पेसमेकर्स ऑफ हार्ट है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट के कहीं बाहर प्रेजेंट है, हार्ट के बाहर है, न्यूरोजेनिक के अंदर। ठीक है। मैम वेगस में कहाँ प्रेजेंट है? क्या क्या दोबारा बोलो। वेगस नर्व यहाँ प्रेजेंट है। वेगस नर्व यहाँ पे क्या, आगे समझ नहीं आया मेरे को। प्रेजेंट कहाँ है वेगस नर्व, ये पूछ। वेगस नर्व हमारे हार्ट से अटैच्ड होता है और इम्पल्स कहाँ से आती है वेगस नर्व की, हमारे ब्रेन से आती है। रेगुलेशन चीज आप लोगों को कैसे रेगुलेशन होता है, पैरासिम्पेटिक नर्व्स होती है ये हमारी। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है हमारा हार्ट रेट क्या जाएगा। तो ऐसे नोड हो गया। फिर अगर सपोज बाय चांस हमारी ऐसे नोड काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पे कौन वर्क करेगा, एवी नोड वर्क करेगा। ऐसे नोड फंक्शन नहीं कर रहा है तो वहां पे एवी नोड, तो इसलिए एवी नोड को मैं क्या बोल दूंगी, रिजर्व पेसमेकर बोल दूंगी या नहीं। यस मैम। Yes. यस मैम। Yes ma'am. रिजर्व पेसमेकर बोल देंगे। एंड ये एवी नोड कितना इम्पल्स जनरेट कराता है, 50 से 60 इम्पल्स 50 से 60 इम्पल्स ये जनरेट कराता है। ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद आता है मेरे पास बंडल ऑफ फिश। बंडल ऑफ फिश भी मैंने आपको बताया कहाँ पे प्रेजेंट है। बंडल ऑफ फिश दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके अंदर प्रेजेंट है ना, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर। और ये कितना इम्पल्स जनरेट कराता है, 30 to 40। 30 से 40। फिर आता है मेरे पास पुरकिंजी फाइबर। पुरकिंजी फाइबर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हमारी वेंट्रिकल्स की मायोकार्डियम लेयर है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। दिखा है ना, इधर और एक इधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वेंट्रिकल्स की मायोकार्डियम के अंदर वो प्रेजेंट होता है। और पुरकिंजी फाइबर सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अलावा और किसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। मैम ऑटो एक्साइटेबल मींस ऑटो एक्साइटेबल का मतलब होता है जो इम्पल्स खुद से जनरेट करा दे, उसको बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल। क्योंकि हमें यहाँ पे इम्पल्स सेमिलुनर वॉल्स की जनरेट नोड और एवी नोड की जरूरत पड़ेगी। यस अंजलि। मैम एक बार सेमिलुनर वॉल्स की लोकेशन बता दीजिएगा। सेमी वॉल्स की, सेमी वॉल्स पे अभी आऊंगी मैं वन बाय वन करके। ये जब हम ब्लड को रिमूव आउट कराएंगे यहाँ पे। मैम जी राधिका। एवी नोड पेस अभी आपने क्या बताया था? रिजर्व पेसमेकर, रिजर्व पेसमेकर। क्योंकि अगर एवी नोड नहीं है तो उसकी जगह पे हमारा ऐसे नोड नहीं है तो उसकी जगह पे एवी नोड वर्क करेगा। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे थे भाई हमारे हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कौन कंट्रोल करता है, रिदम को कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे हार्ट की, SAN। ऐसे नोड। क्योंकि ऐसे नोड जितनी इम्पल्स जनरेट करेगा वही एवी के पास जाएगी, फिर एवी उसको आगे ट्रांसफर करेगा बंडल ऑफ फिश, फिर बंडल ऑफ फिश आगे उसको पुरकिंजी फाइबर को ट्रांसफर करेगा। और जैसे जैसे ये आगे ट्रांसफर करते जाते हैं डिक्रीज होता रहता है। जैसे ऐसे नोड ने 70 से 80 किया, फिर एवी नोड ने आगे 50 से 60 किया, बंडल ऑफ फिश ने 30 से 40 किया और पुरकिंजी फाइबर उसको 25 तक लेके आ जाता है। ऐसे होता है, डिक्रीज होता रहता है ये आपका।
फिर आता है हमारे यहाँ पे कि हम जो हार्ट रेट की बात कर रहे हैं, हार्ट रेट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? क्या होता है हार्ट रेट? कि 1 मिनट में मेरा हार्ट कितने टाइम्स बीट कर रहा है, 72 72। है ना? 1 मिनट में कितने टाइम्स हार्ट बीट कर रहा है उसको बोलते हैं हार्ट रेट। फीटस के अंदर हार्ट रेट मैंने आपको बताया था ज्यादा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी, हमारा हार्ट रेट कम होता चला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ वेगस नर्व। क्योंकि जब हम वेगस नर्व होता है वही हमारे हार्ट की कंट्रोल करके रखता है। किसको कंट्रोल करता है? ऐसे हमारे ऐसे ना। हार्ट बीट को 100 ना हो तो 72 रहने दो। चलो, एडल्ट की एज में हमने बोला कि भाई 72 बीट पर मिनट होता है, लेकिन जब ओल्ड एज में आता है वो 100 हो जाता है। ओल्ड एज की और एडल्ट की कंपैरिजन अगर हम करें तो ओल्ड की ज्यादा होती है। लेकिन अभी हमने एक सीक्वेंस देखा था कि भाई जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, एज बढ़ती जाएगी, हमारी हार्ट रेट डिक्रीज होता चला जाएगा, ओल्ड एज में जाते ही बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो जो कमजोर हो जाते हैं और वेगस नर्व कमजोर हो जाती है। और एग्जैक्टली उनकी क्योंकि बॉडी वहां को पे जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। क्योंकि वहां पे क्या होता है आपका, वेगस नर्व जो होती है वो वीक होती चली जाती है। और वेगस नर्व अपने अंदर से क्या रिलीज करती है? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन रिलीज करती है। ये आपको याद रखना है। देन आपका नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेगस नर्व हो गया। अनामिका, हाँ अनामिका हैंड रेज किया आपने। टेंडिने बता दीजिए। क्या क्या? कॉर्डे टेंडिने। कॉर्डे टेंडिने भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब ऐसे नोट हमारा बता देना, क्या क्या? पुरकिंजी फाइबर्स का लोकेशन बता देना। पुरकिंजी फाइबर्स का लोकेशन होता है हमारा जो ये वेंट्रिकल्स होता है ना, इसकी मायोकार्डियम के अंदर। ओके। ठीक है, एग्जैक्टली प्रणव, यू आर सेइंग राइट। ट्रेकिकार्डिया, ब्रेकिकार्डिया, ये सब इनको टर्म्स में बोलते हैं। अब ये हम लोगों ने देख लिया। अब आता है मेरे पास, चलो हार्ट की वॉल्स पे ही आ जाते हैं पहले। हार्ट की वॉल्स कितने टाइप की होती है? एनसीईआरटी भी देख लेते हैं बीच बीच में। 3। हार्ट के अंदर क्या होता है? इट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट की वॉल डबल मेम्ब्रेनस होती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसी के अंदर प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि क्या करता है आपका? शॉक रिड्यूस एब्जॉर्प्शन। फ्रिक्शन। शॉक एब्जॉर्प्शन करेगा, फ्रिक्शन, बिकॉज ये हार्ट बीट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, और जहां पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन था वहां पे फ्लूइड की जरूरत पड़ती है। लंग्स के अंदर भी एक फ्लूइड था, उसको क्या बोलते थे? प्लूरल प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड। पूरे हार्ट के ऊपर एक येलोइश कलर का फैट दिखता है हमको। जब आप रियल हार्ट की स्ट्रक्चर देखोगे तो देखोगे पूरा हार्ट फैट के थ्रू कवर्ड होता है। उस फैट को क्या बोलते हैं? एपिकार्डियल। एपिकार्डियल फैट। एपिकार्डियल फैट, ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे बाहर हमारे पास हो गई हमारी पेरिकार्डियम, और सबसे इनर वाली क्या होती है लेयर? एंडोकार्डियम। और उनके बीच में क्या होती है हमारे पास? मायोकार्डियम, जिसके अंदर मेरा जिसके अंदर पुरकिंजी फाइबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। एट्रिया हमने देख लिया, और वेंट्रिकल्स ये तो हमें पता ही है। थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एंट्रिकुलर सेप्टम। दो एट्रिया को जो सेपरेट करेगा उसको बोलेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम, और दो वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करेगा, सॉरी एट्रिया और वेंट्रिकल को पहले देखो। एट्रिया एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और दो वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करेगा, वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ईच ऑफ दीज सेप्टा प्रोवाइडेड विद अ ओपनिंग। दोनों सेप्टास मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल। क्या होता है हमारे पास? मस्कुलर फ्लैप्स होता है। दीज आर द मस्कुलर फ्लैप्स। ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द, देखो सिर्फ इतना सा देखते हैं ये हमारे हार्ट के बारे में, लेकिन हम लोग पढ़ते बहुत डिटेल में इसको। pulmonary artery and aorta respectively are provided with the semilunar walls। चलो सेमिलुनर वॉल्स वाला कंसेप्ट देख लेते हैं।
कोई समझाएगा ये वाला कंसेप्ट पूरा कि किधर से ब्लड आता है, किधर किधर जाता है? ये देखो, ये हार्ट की स्ट्रक्चर। एक काम करो, सबके सब हार्ट की है, राधिका बताओ। आना जाना ही तो होता है ना, क्या क्या? मतलब ब्लड का आना जाना। नहीं बताना। मम्मा आपको आवाज आ रही है ना मेरी? अच्छा चलो मैं ही बताती हूँ, सुनो। मेरे हार्ट में सबसे पहले है यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये मैंने साइड में बना, इसको साइड में मुझसे हटा दो, इसको ऊपर लिख लो, इसको पल्मोनरी आर्टरी लिख देंगे हम लोग, ऐसे बना दो। ये है ऊपर सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ऊपर से सारा का सारा कैसा ब्लड लेके आएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। ये सारा अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, एट्रिया के अंदर आएगा, ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगा। फिर यहाँ पे मेरा एवी नोड होगा, एवी नोड इंपल्स जनरेट करेगा, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे फ्लैप्स प्रेजेंट है, डोर प्रेजेंट है। अब डोर्स जो होता है ना, वो एक ऐसे मस्कुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच्ड होता है। इनको बोलते हैं हम आपका कोर्डे टेंडिने। ये कॉर्डे टेंडिने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अब आप कोई चीज देखो, आपको कोई चीज अपनी साइड पुल करनी है और वो किसी थ्रेड से या फिर किसी इलास्टिक चीज से अटैच्ड है, तो उस इलास्टिक चीज को आप खींचोगे ना अपनी साइड, तो आपकी साइड ट्रैप होगी वो चीज। लेकिन जब आप उसको लूज छोड़ दोगे तो वो किधर चली जाएगी? अंदर की साइड चली जाएगी। ये कोर्डे टेंडिने क्या कराते हैं? हमारा ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट कराएंगे कि भाई जो मेरे कॉर्डे टेंडिन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओपन होंगे, बैक साइड डायरेक्शन में कभी ओपन नहीं होंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे मेरे पास यहाँ पे दीज आर द कॉर्डे टेंडिन, जो कि कैसी स्ट्रक्चर है? थ्रेड लाइक, मतलब ये मसल्स से बनी है, पैपुलरी मसल से। पैपुलरी मसल्स लिखना है यहाँ पे, नॉर्मल मसल्स लिखना है, जो मसल्स से मिलके बने होते हैं, फिर मस्कुलर रिजेस भी बोल देते हैं हम लोग। टर्म याद रखना, बस कॉर्डे टेंडिन प्रेजेंट होता है। ये काम करेंगे। फिर मेरा ब्लड आ गया किसके अंदर? सारा का सारा किसके अंदर आया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल के अंदर आया। अब ये वेंट्रिकल, इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो मेरे को बॉडी तक लेके जाना है या फिर कहाँ तक लेके जाना है? मैम लंग्स तक लेके जाएगा। लंग्स तक लेके जाना है। लंग्स तक लेके जाने के लिए मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगी क्या? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी। हाँ, एक सेकेंड रुकना बच्चों। या बच्चों, तो मैं कहाँ पे थी? हाँ, पल्मोनरी के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं, ये देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो कॉमन है अभी, इसको बोल देते हैं हम आपका पल्मोनरी ट्रंक। और ये पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके मेरे पास डिवाइड हो जाता है, एक जो लेफ्ट साइड में जाएगा और एक राइट साइड में जाएगा। ऐसे ही होगा या नहीं होगा? यस मैम। तो मेरे पास होगा यहाँ पे ये जो कैरी करेगा ब्लड को कहाँ तक? लंग्स तक। तो इसको हम पुल्मोनरी वेन बोलूंगी या पुल्मोनरी आर्टरी बोलूंगी? आर्टरी मैम। पुल्मोनरी आर्टरी है ना? दिस इज योर पुल्मोनरी
आर्टरी, क्योंकि पुल्मोनरी वेन जो होती है ना वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो कर दिया यहाँ से पास। अब आता है मेरे पास कि भाई ये मेरे पास लंग्स है, लंग्स से मेरे पास आई कौन? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन आएगी किसके अंदर? ये पल्मोनरी वेन रही है पे रही, लेफ्ट आर्टरी ठीक है। और ये मेरे पास क्या है? ये दोनों पल्मोनरी आर्टरी हैं, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो दिखाते वो ऊपर की साइड है, लेकिन ये पीछे की साइड से निकल के आती है, ऐसे पीछे से वेंट्रिकल से अटैच होती है और पीछे से ऐसे निकल के आती है और लंग्स तक लेके जाती है। फिर लंग्स के अंदर आई मेरी पल्मोनरी वेन। सबसे पहले इसको कहाँ पे लेके आएगा? ये लेफ्ट एट्रिया के अंदर, लेफ्ट एट्रिया के अंदर आया। फिर आपका किसके अंदर आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, और वेंट्रिकल से अटैच्ड होता है कौन? फिर वेंट्रिकल इसको पूरी बॉडी में पास ऑन करेगा, किसके थ्रू? आयोटा के। जैसे यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक है, ऐसे ही हमारे आयोटा के पास भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा या नहीं होगा ना? इसको हम बोलते हैं आपका आयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्स। फिर ये आयोटा आपका पूरे ब्लड, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करा देता है, अपर पार्ट में भी और लोअर पार्ट में, दोनों में, ठीक है। हम अब मेहनत ज्यादा कौन कर रहा है, राइट वाला या लेफ्ट वाला? राइट लेफ्ट वाला। बेटा लेफ्ट वाला ना, क्योंकि लेफ्ट राइट वाले को तो सिर्फ लंग्स तक लेके जाना है, लेफ्ट वाले को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना है। तो इसका मतलब मेरे को ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत किधर पड़ेगी, राइट में या लेफ्ट में? लेफ्ट में। इसीलिए जो मेरा लेफ्ट वाला होता है ना, इसकी वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो 3 टाइम्स थिक होती हैं, 3 टाइम्स थिक एज कंपेयर टू द राइट वाला। बस ये होता है। यहाँ पे जैसे ट्राइकस्पिड होता है, ऐसे यहाँ पे बाइकस्पिड होता है मेरे पास, एक जगह ट्राइकस्पिड एक जगह बाइकस्पिड। मैम पल्मोनरी वेन में भी 3 टाइम थिन होगी, मतलब किसमें? मैम पल्मोनरी वेन में, क्योंकि वो भी तो ऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी। नहीं, वो तो अलग कंसेप्ट है, वेन और आर्टरी में भी होता है ये कंसेप्ट। देखो इसको मैंने आप लोगों को एक सिंपल सी चीज बताई थी भाई, ओरिजिनेटेड कौन कहाँ से है वो याद रखना। याद है किसी को ओरिजिनेटेड वाला कंसेप्ट कैसा था हमारा? वेन हमेशा ओरिजिनेट होता है कहाँ से? टिश्यू से। आर्टरी, आर्टरी हमेशा ओरिजिनेट होता है किससे? हार्ट से। हार्ट से, ठीक है। अब वेन देखो, लंग से हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है, तो लंग से ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए उसका नाम मैंने क्या रख दिया? पल्मोनरी वेन। तो अब एक डिफरेंस देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पल्मोनरी वेन और एक नॉर्मल वेन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों वेन है, दोनों वेन है। ये मेरे पास कैरी करता है क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन। और जो मेरे पास नॉर्मल वेन होती है वो कैरी करती है Deoxygenated blood. इस कंसेप्ट को समझने के लिए सिर्फ ये चीज याद रख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना भाई, टिश्यू, क्योंकि टिश्यू मेरे को क्या देंगे? टिश्यू ऑक्सीजनेटेड तो देने से रहे, टिश्यू तो डीऑक्सीजनेटेड ये मेरे को। तो अगर मेरी पूरी बॉडी के टिश्यूज से ब्लड आ रहा है तो वो मेरे पास डीऑक्सीजनेटेड होगा। लंग्स भी तो एक टिश्यूज से ही बने हैं ना। यस लंग्स मेरे को ब्लड कैसा देंगे? लंग्स मेरे को कभी डीऑक्सीजनेटेड तो देने से रहे, तो इसलिए उनको बोलेंगे। ये डिफरेंशिएशन करने के लिए दोनों में, इसलिए इन्होंने सिर्फ इसका नाम पल्मोनरी रख दिया है। बच्चे कंफ्यूज होता है कि भाई वेन है, वेन तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड लेके जाना चाहिए, लेकिन डिफरेंस है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि भाई जो मेरे वेन्स होते हैं वो टिश्यू से ओरिजिनेट होता है, आर्टरी जो होते हैं वो हार्ट से ओरिजिनेट होता है। हम जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं तब उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं। कौन से वाला? हम जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं ना, वो तो ऑक्सीजनेटेड भी ले सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर आरबीसी का ही काउंट चेक करना होता है उनको, आरबीसी हीमोग्लोबिन ये सब। क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का आता है। हाँ जी बोलो। मैम इसमें जैसे भी आपने बताया ट्राइकस्पिड वॉल से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, कॉर्डेट टेंडिनेट, इसी तरीके से पुर्किंजी फाइबर से कुछ छोटे छोटे पार्ट अटैच नहीं होते? याद नहीं रखना है किसी से, जितना मैंने बता दिया सिर्फ उतना याद रखना, बहुत सफिशिएंट है आप लोगों के लिए।
कॉर्डेड टेंडिने क्या काम करता है? ओपनिंग और क्लोजिंग का काम कराता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ये हो गया हमारा। और क्या बचता है? हाँ जी मैम ब्लड डोनेशन किससे वेन से होती है या आर्टरी से होती है? अगर हमें ब्लड डोनेट करना है तो ब्लड डोनेट करने के लिए हमें कैसा ब्लड करना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम हमेशा डोनेट करते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डोनेट करने के लिए मेरे को आर्टरी का यूज करना पड़ेगा। अपने हैंड में भी देखना, आपको वेन्स दिखेंगी, एक तो ब्लू ब्लू कलर की दिखेगी, एक थोड़ा रेडिश कलर में दिखेगा, थोड़ा पर्पलिश कलर, यस मैम। है ना? हमें डार्क और लाइट दिखता है बस। एक ब्लू कलर का होता है वेन, देखना ग्रीन। जो वेसल्स दिख रही है ना, वेसल्स में एक आपको ब्लू ग्रीन ऐसे ही कुछ कलर है। हाँ यस मैम। ये तो हमेशा वो जो ब्लू वाला होता है ना उसमें से ब्लड निकालता है या फिर रेड वाले में से निकालता है? किसमें से निकालता है? रेड वाले में से निकाल, बिकॉज उनको से निकालते हो ना, ब्लू में तो रेड वाला ऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड लेते हैं। चलो तो हमारा रेड वाला ऑलमोस्ट पार्ट क्लियर है। बस अब आप लोगों का होमवर्क सुन लो, क्या क्या करोगे। जितना मैंने अब तक पढ़ा दिया है उसके सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर लोगे। कार्डियक साइकिल बहुत छोटा सा टॉपिक है, 0.3 वाला वो, हाँ। ठीक है। ईसीजी भी आप लोगों को पूरा आता है, पी मैम एक वेव, बार इसकी कैलिब्रेशन वगैरह बता दो जो कार्डियक साइकिल में होती है। पूरी कार्डियक साइकिल कितने टाइम पीरियड की होती है? मैम 0.8 सेकंड। 0.8। 8 की होती है। तो इसमें टाइम पीरियड ऐसे लगता है कि भाई एक बार मेरा जो होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार मेरा रिलैक्स। रिलैक्स। क्या हो, 0.8 सेकेंड होता है। ये होगा मेरा एट्रियल सिस्टोल और ये होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। और ये जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डिस्टॉर्शन। जॉइंट डायस्टोल। ये चीज याद रखनी है। अब इसका मतलब ये वो इसका टाइम पीरियड कितना होता है एट्रियल सिस्टोल का? 0.1। 0.1 1 सेकंड। पूरा 0.8, यस मैम। है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई अब मेरा अगर पूरी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की है, मतलब मेरे ब्लड आ रहा है और ब्लड जा रहा है, उसमें सिर्फ 0.8 सेकंड लग रहे हैं, तो 0.1 सेकंड तक मेरा जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड किसको दे देगा? मेरे वेंट्रिकल को दे देगा। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके मेरे ब्लड किसको दे देगा? वो डिपेंड करेगा कि भाई मेरा सेमिल्यूनर वॉल में जा रहा है या अorta के पास जा रहा है, ये है ना। तो 0.3 सेकंड तक ये आपका क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा। तो मेरा 0.4 सेकंड ऐसा टाइम है भाई जिसमें मेरे पास एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के दोनों क्या कर रहे होंगे? रिलैक्स। दोनों के दोनों रिलैक्स स्टेट में होंगे, इसलिए हम इसको लिखते हैं कि भाई ये मेरे पास टाइम वो है जिसके अंदर जॉइंट डायस्टोल देखने के लिए मेरे को मिलता है। सिर्फ ये याद रखना पड़ता है यहाँ पे। क्लियर? यस मैम। चलो Yes, ma'am. अब इस चैप्टर को फिनिश कर लेना। इस चैप्टर के डीपीपीज मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, जस्ट अभी उसको कर लेना। एंड कल इस चैप्टर के पहले मैं डाउट्स लूंगी आपके स्टार्टिंग के 15 मिनट में, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर? ओके मैम। मैम कल न्यूरल